नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब तक इस अभियान के दौरान नक्सलियों के शीर्ष नेता बसव राजू समेत कुल 27 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए सीपीआई माओवादी के महासचिव और सर्वोच्च कमांडर नंबाला केशव राव और बसव राजू पर 1.5 करोड़ का इनाम था। वो देश में कुछ सबसे घातक नक्सलवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अनुमान है कि अभियान के दौरान कई और नक्सली गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत अब तक 54 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। सुरक्षा बलों की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के पराक्रम की सराहना की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। 2019 में जब अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का कामकाज संभाला था, तब उन्होंने देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। अगर कुछ आंकड़े देखें तो 2025 के शुरुआती 5 महीनों में जिस तरह से सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है, उसने नक्सल मुक्त भारत के सपने की उम्मीदें बढ़ाई हैं। 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में प्राप्त सफलता को आगे बढ़ाते हुए 2025 में भी सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों के परिणाम स्वरूप पिछले 4 महीनों में 197 हार्डकोर नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। 2014 में जहां 35 जिले नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, 2025 में यह संख्या घटकर मात्र 6 रह गई है। इसी तरह नक्सलवाद प्रभावित जिले 126 से घटकर महज 18 रह गए हैं। हालिया एंटी नक्सल ऑपरेशन आखिर कितनी बड़ी कामयाबी है और इससे जुड़े तमाम पहलू, इस पर हम बात करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, स्पेशल डायरेक्टर जनरल यानी स्पेशल डीजी के तौर पर सीआरपीएफ में वो सर्व कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी, शुक्रिया आपका सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ में। डॉक्टर पीके मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वर्दा ए सांबुस जुड़ी हुई हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जेएनयू। वर्दा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत आरपी सिंह जी आपके साथ करना चाहूँगी और समझना चाहूँगी, ये जो ऑपरेशन जिसमें शीर्ष कमांडर का मारा जाना, साथ ही इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि लगातार जो ये ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जो कामयाबी मिल रही है, कितना बड़ा कदम आप मान रहे हैं इसे, जब हम एंटी नक्सल मूवमेंट की बात कर रहे हैं देश में और मार्च 2026 का लक्ष्य तय है जब हमारे सामने? तो नक्सलवाद का जो ये आज की डेट में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा है, ये इसके लिए निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है। और ये इस तरह से खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे कई साइकिल होते होते इस समय ये लग रहा है कि लगभग खत्म हो रहा। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि अगर हम नहीं जानेंगे, क्यों नक्सलबाड़ी में हुआ और नक्सलबाड़ी से पहले क्यों आंध्र प्रदेश में ये गिरिजन के नाम से आंदोलन, सशस्त्र आंदोलन चला, ये सब चीजें जब तक हमारे दिमाग में नहीं होंगी, किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, विशेष रूप से जो पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑपरेशन ये कारगिल युद्ध के बाद जब आया और उसमें ये हुआ कि इंटरनल सिक्योरिटी में केवल सीआरपीएफ जाएगी और उसमें छत्तीसगढ़ में पहले सीआरपीएफ ही छत्तीसगढ़ झारखंड में रही, तो तमाम जवानों ने जो बलिदान दिया, एक बार में 73, 23, 25 दिए, तो उन सब चीजों को हमें दिमाग में रखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे ऑपरेशन डिपेंड होते हैं डेवलपमेंट। अगर सरकार की इस समय जो कि नीति है, इस समय डेवलपमेंट के साथ साथ उनको इसका प्रहार करना, सबसे सही नीति यही है और यही नीति इनको अंत में फलीभूत होगी। आज की डेट में जो ये आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बधाई की पात्र सरकार ये है कि जहां जहां नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में लगातार डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर डेवलपमेंट के काम रुकेंगे तो आप इस यकीन रखिए कि ये फिर आने की इसकी संभावना है। इसलिए इसके साथ साथ इसको करना होगा और एट द सेम टाइम उसी समय हमें जो फोर्सेज ने अपने बलिदान दिए हैं, उसको भी अपने ध्यान में रखना होगा कि इन लोगों ने
कम समय में, कम सुविधाओं के साथ ये सारी चीजें, नई नई रणनीतियां बनी, उसमें गए, जान की बाजी लगाई, जिससे उनको भी लगा कि हम जिससे जिससे हमारा मुकाबला है वो हल्के लोग नहीं है, वो जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, आपका अभी फर्स्ट रिएक्शन, और मैं समझूंगी आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। दूसरी बात, जब इस तरह के, जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, इस तरह के ऑपरेशन क्या रणनीति होती है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कैसे प्लानिंग होती है, अगर इसे लेकर भी आप डिटेल में जाएं तो। देखिए प्रीति जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो अमित शाह जी ने फिक्स किए टाइम कि भारत नक्सल मुक्त भारत बनेगा 31 मार्च 2026 तक, ये बहुत दूर का बात है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, आप कल सुबह का देखिए, मैं कल सुबह का ही बात बता रहा हूं। पहला जो लास्ट हुआ उसमें जो है, आप देखिए नंबला केशव राव और उसमें गगना प्रकाश, BR एलियास बासवा राजा, उसके ऊपर जो 1 करोड़ का उसके ऊपर रखा गया था रिवार्ड, सिर्फ वो नहीं, साथ में 27 नक्सलाइट्स को वहां पर मारा गया था। लेकिन ये ऑपरेशन को देखना पड़ेगा। 3 दिन ऑपरेशन चला। फील्ड इंटेलिजेंस देखिए, फील्ड इंटेलिजेंस जो है, और पर्टिकुलरली टेक्निकलिटी ऑफ द ऑपरेशन देखिए, और जो टेक्निकल डेवलपमेंट हमारा ट्रूप्स के साथ है, और ट्रूप्स का जो ट्रेनिंग हुआ है, और ट्रूप्स कहां से लिए हुए हैं, ट्रूप्स का ट्रेनिंग उसी फील्ड ओरिएंटेशन में दिया गया है। और अभी जो हमने आबुस्मार, सरंडा और वहां पर उसके अंदर दंडकरण के अंदर घुस करके हम वहां पर कंपनी ऑपरेटेड बेसिस, प्लाटून ऑपरेटेड बेसिस बना है, उसके वजह से ये साधन हो चुका है। और ये जो है, जो लीडर मारा गया था, आप ये देखिए, ये हमारा सेक्रेटरी जनरल था CPIM के, जो गणपति से टेक ओवर किया था 2018 से। लेकिन मैं बताना चाहूँ, अभी वो मैड डिवीजन था साउथ बस्तर का, वो लीडर था। इसका पहले वाला देख लीजिए, इसके पहले जो 20 अप्रैल को हुआ था, 24 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा। 24 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा, और 24 दिन में 31 नक्सलाइट्स को मारे गए थे। वो जब मुदल बॉर्डर में, तेलंगाना बॉर्डर में जब ये इंसिडेंट हुआ, कि उसमें 4 जो है आईडी फैक्ट्री था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने का फैक्ट्री बनाए थे उन्होंने, जहां पर उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ट्रेनिंग देते थे, प्लस आईडी बनाते थे। और वहां पर लेथ मशीन भी था, जैसे वेपन बनाने के लिए जो लेथ मशीन होता है, वो भी उनके पास था। और साथ में कम से कम 2 साल का लॉजिस्टिक्स था, और 120 बंकर था, एक हॉस्पिटल था। इस तरीके का ऑपरेशनल मैटर वहां पर था। लेकिन ये इंटेलिजेंस आना, ड्रोन्स के साथ में और सैटेलाइट्स का मदद लेकर के, वो कम्युनिकेशन लेकर के वहां पर ऑपरेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। 24 दिन जो चलते रहा, उसमें देखिए कितना प्रॉब्लम हुआ। और वहां पर जितने ट्रक्स थे, सभी ट्रक के अंदर जो है आईडी लगाया गया था, क्योंकि वो सब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हर एक जगह पर, हर एक ट्रक्स में लगा करके रखे थे। लेकिन मैं सैल्यूट देना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारा मैक, हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में, पर्टिकुलरली नारायणपुर देख लीजिए, सुकमा देख लीजिए, आपका वहां पर तुलसी डोगरी देख लीजिए, कांकेर देख लीजिए, बीजापुर देख लीजिए, सब जगह जो डेवलपमेंट आया है, उसमें जो ट्राइबल्स है, ये ट्राइबल और जो गांव के लोग हैं, वो अभी उनको इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, और वो सिक्योरिटी फोर्स को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। और देखिए जिस तरीके से नक्सलाइट सरेंडर किए हैं, जो हमारा सरेंडर पॉलिसी बना हुआ है, उसमें हजारों के तादाद में नक्सलाइट्स उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में और छत्तीसगढ़ में सरेंडर किए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा है इनका वेपन। आप देखिए जो वेपन उसने
बीएसएल बना रहे थे, लॉन्चिंग पैड बना रहे थे, क्या क्या वेपन्स उन्होंने नहीं बना रहे थे। और अभी मैं हमारे अलग स्पीकर को सुन रहा था, जो हमारे उनके पास जो आते थे, जो फंड्स आते थे, मेन चीज है फंडिंग। फंडिंग मैं बता रहा हूँ, फंडिंग दिल्ली से भी जाता था, फंडिंग कलकत्ता से भी जाता था, फंडिंग बेंगलुरु से भी जाता था, सिटी में बैठ करके वहां से फंडिंग जाता था। ये फंडिंग का जो स्रोत है उसको कम से कम कट कर दिया गया है। तो इसलिए अभी जो इंसिडेंट सब हुआ है लगातार 2024 से आज तक जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का कैजुअलिटी बहुत कम हुआ है। कल का ऑपरेशन में देखिए एक कैजुअलिटी हुआ हमारा इंफॉर्मर का, और एक जवान उसमें इंजर्ड हो गया, जो कि अभी स्टेबल है, उसको एयर एवैक्यूएशन किया गया था। इवैक्यूएशन क्या देखिए, बहुत अच्छी तरह इवैक्यूएशन अभी किया जाता है। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट, हमारा अभी ऑपरेशन जो चल रहा है उस एरिया में, नक्सलेट एरिया में, वो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चल रहा है। और हमारे जो ट्रूप्स हैं डीआरजी का, थैंक्स, ये डीआरजी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रूप्स हैं, अब उनको देखिए 3 दिन कैसे लगातार उन्होंने। डॉक्टर मिश्रा, बहुत अहम बातें हैं जो आप बता रहे हैं, खासकर आपने सरेंडर पॉलिसी को जो लेकर बात कही है, डेवलपमेंट को लेकर, फंडिंग को लेकर बात कही है, और जिस तरह से आपने कैजुअलिटी की बात कही है कि हम कितने सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ जवान जख्मी जरूर हुए हैं, एक कैजुअलिटी कल हुई है, एक शहीद हुए हैं जवान, लेकिन बहुत एहतियात के तौर पर आगे बढ़ा जा रहा है और बहुत ठोस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। इसे लेकर बहुत सारे और पहलू हैं जिन पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन वर्दा का भी मैं पहला कमेंट शामिल करना चाहूंगी। वर्दा, अगर देखें तो जिस तरह से सफलता हासिल हुई है, और जैसा अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि नक्सली कमांडर का मारा जाना, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर उसके कुछ कुख्यात अभियान हम देखें तो 2010 में दंतेवाड़ा नरसंहार, जिसमें 76 सीआरपीएफ कर्मी मारे गए थे, उसके पीछे मास्टरमाइंड था बसव राजू। 2013 में जीरम घाटी का हमला हमें याद है, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोगों की जान गई थी। 2003 का अलिपिरी बम विस्फोट, जहां तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर हत्या का प्रयास हुआ था। तो बहुत सारे ऐसी कोशिशें थी जिनको अंजाम दिया गया था बसव राजू की तरफ से। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक इसे कहा जा रहा है। इसके पीछे जो एक तरह से मैं कहूं कि जिस तरह का अप्रोच सरकार की तरफ से रहा है, या जिस तरह की प्लानिंग रही है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, उसमें कोशिश यही की जा रही है कि जो डेवलपमेंट है उसके काम तो बढ़ाई जाए, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को एक तरह से किस तरह से काबू किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन्हें एक साथ लाना, और इतनी पुरानी लड़ाई में अब एक तरह से अंतिम प्रहार होना, क्यों इतने लंबे समय से इस पर काबू नहीं पाया जा रहा था, और अब हम क्यों इसे एक निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखें? थैंक यू प्रीति जी, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसे मेरे 2 को पैनलिस्ट ने कहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले तो हमारे फोर्सेस को सल्यूट कि उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन अभी कामयाब की तरफ वो बढ़ रहा है, कामयाबी मिल चुकी है। बहुत बड़ा एलिमिनेशन बसवराज जैसे लीडर का होना। मुझे याद है 2010 में, जहाँ पे अब मैं पढ़ा रही हूँ जेएनयू में, वहीं पे मैं स्टूडेंट थी, और सुबह हमने देखा था 76 सीआरपीएफ जवान्स वर किल्ड इन 2010। और तब एक राष्ट्रवादी नेता होने के नाते हम बहुत एक अंगार जगह था। आज मुझे लगता है कि उसका जो बदला है वो आज पूरा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे बॉर्डर पे हुआ, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, रेड टेरर को खत्म करने के लिए जिस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, सराहना इसलिए भी करनी चाहिए फोर्सेस की और सारे इंटेलिजेंस विंग की, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, डीप फॉरेस्ट में ऑपरेशन कैरी आउट करना, जहां पे लगातार माओवादियों से, नक्सलियों से प्रयास लगातार हुए हैं कि किसी भी तरीके का नेटवर्किंग ना हो, ना तो मोबाइल नेटवर्किंग हो, ना तो किसी तरीके के सैटेलाइट वहां पे काम करे, ना कोई टावर खड़े हो पाए। लैंडलाइन जब आया था वहां तक लाइनें उखाड़ना, रोड का डेवलपमेंट रोकना, ये बहुत सारे हमने लगातार, हमारे न्यूज़पेपर की सुर्खियां, अब सुर्खियां उन्हें बोले क्योंकि सुख कहीं था ही नहीं, दुर्खियां बोलेंगे उसको,
ये दुर्खियां लगातार हम पढ़ रहे थे कि आज यहाँ पे लैंड माइन में ये उखाड़ दिया, कुछ स्कूल उखाड़ दिए, हॉस्पिटल्स उखाड़ दिए, तो ये लगातार आ रहा था। और जबकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि हमारे सामने इंटरनल सिक्योरिटी का बिगेस्ट थ्रेट नक्सलिज्म है। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि उस सरकार ने सलवा जुडूम नाम का कुछ ऑपरेशन तो लॉन्च किया, 2008 में सलवा जुडूम इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसने कितनी कामयाबी हासिल की हम सबके सामने है। नक्सलिज्म का दौर बढ़ता गया, नक्सल टेरर, रेड टेरर बढ़ता गया, और बहुत मासूम जाने, बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके, मतलब हमने इतने भी किस्से और किस्से सुर्खियां हमने देखी है, पढ़ी है कि पूरे के पूरे फैमिली के सामने घर के मर्द को मारा गया है, उसको काटा गया है। जैसे हमारी बात हो रही थी मेरे दोस्त से जो नक्सल अफेक्टेड एरिया से आते हैं, वो बोलते थे 6 इंच का छोड़ देंगे, ऊपर से नीचे से काट देंगे। तो इस तरीके का जो इंटरनल टेरर मचा हुआ था, और जिस तरीके से अब अंजाम मिल रहा है ब्लैक फॉरेस्ट के तहत, वो बहुत ही, और मैं यहाँ पे डेफिनेटली जिक्र करूंगी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की विल। तो सिर्फ ये नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में भी ये हमें पता था, सलवा जुडूम जैसे ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ, लेकिन एक पॉलिटिकल विल चाहिए। दूसरा, फोर्सेस को वो फ्री हैंड भी देना चाहिए कि आपको ये काम तमाम करना है वहां पे, उसमें एक बार कमांड के बाद कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं रहेगा। इस तरीके से ये ऑपरेशन को सक्सेस होना, ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। सरकार का जो रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, ये 3 मुद्दों पे 3 C's जिसको कह सकते हैं, इसको लेके सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये तो सिर्फ नक्सलिज्म को कैसे खत्म करे, रेड टेरर को कैसे खत्म करे, इतने नैरो वे में हम नहीं देखना चाहेंगे। हम इससे भी हमें जोड़ के देखना पड़ेगा कि जैसे FCRA जैसा एक्ट आया, फंडिंग फ्रॉम फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में वो आया, और बाद में 2014 में जब नई सरकार बनी उसके बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। तो फॉरेन फंडिंग जिस तरीके से क्रंच हुई है, जैसे सर ने भी कहा कि इंटरनल फंडिंग तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा फॉरेन फंडिंग भी जुड़ी हुई थी इससे। तो जैसे ये फाइनेंशियल सोर्सेस श्रिंक हुए हैं, वैसे ही कामयाबी पास आती गई है। दूसरा, एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि जैसे पीके सर ने भी कहा, लोगों का विश्वास जीतना, सरकार पे लोगों का विश्वास होना, ये बहुत जरूरी बात है। और पिछले 10 सालों में ये ट्रस्ट बिल्डिंग का जो फैक्टर बना है, बिल्कुल, उससे कल के कहीं ना कहीं, जैसे सर ने कहा कि खुफिया एजेंसी को इंफॉर्मेशन जाए ना तो नक्सलियों को, हाँ। तो लोगों का सरकार की तरफ होना और सरकार का लोगों को प्रति दायित्व होना, तो ये जो आंसरेबिलिटी है, हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, हाँ। उस में सच में लोगों की सेवा के लिए, लोगों का डेवलपमेंट हो, उनको बेसिक अम्यूनिटीज मिले, जल मिले, बिजली मिले, ये गैस मिले, बैंक अकाउंट, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है वरदा। होता रहा है। बिल्कुल, ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा, लोगों को का भी ब्रेन वॉशिंग बहुत ज़्यादा की जाती रही। आरपी सिंह सर, जैसे आपने बात की, डेवलपमेंट की शुरुआत में आपने बात की, लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा कदम आप मानते हैं, क्योंकि और एक जो सिक्योरिटी वैक्यूम कहीं ना कहीं रहता था, उसे लगातार दूर किया गया, क्योंकि 2019 के बाद देखा गया कि 250 कैंप लगाए गए ताकि कोई सिक्योरिटी वैक्यूम ना आ पाए इस तरह के इलाकों में। तो ये आप कितने बड़े कदम मान रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना, ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन के पीछे क्या सबसे बड़ी कामयाबी की वजह रहा है? जी हाँ, ऐसा है कि जो ऑपरेशन जितने भी होते हैं उसमें ये जरूरी है कि लोकल फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री, देखिए पैरामिलिट्री के पास बेटर इक्विपमेंट हो सकते हैं, उनके पास मैन पावर ज़्यादा हो सकती है। स्टेट पुलिस का जो एक सिस्टम है या उनके पास बजट कम होता है तो उनके सिस्टम डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन ये सत्य है कि जब तक स्टेट पुलिस खड़ी नहीं होगी
आप देखिए छत्तीसगढ़ में आज की डेट में जब डीआरजी खड़ी हुई, उनके साथ हमारी कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी ये सारी लगी, तो लीड जो है देखिए डीआरजी जो है वो लोकल फोर्स है। लोकल फोर्स के पास उसको उसका कम्युनिकेशन लोकल लोगों से ज्यादा अच्छा है, लोकल लोगों से उसका तालमेल ज्यादा अच्छा है, तो उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नेचुरली बाहरी फोर्सेस से ज्यादा होगा। बाहरी फोर्सेस ऑपरेशन करने में बहुत माहिर होंगी, लेकिन इंटेलिजेंस गैदर करने में लोकल फोर्स ही आती है। उसी तरह से देखिए आंध्रा में भी इस तरह से था, जब आंध्रा ने अपना ग्रेहाउंड बनाया तब वहां कमी आई। आज ये डीआरजी बनी, छत्तीसगढ़ बना, वहां इस तरह की चीजें हुई धीरे धीरे करके। जब सरकार ने, और डीआरजी जब तक स्टेट को सेंट्रल नहीं सपोर्ट करती तब तक सेंट्रल स्टेट पुलिस फोर्स में उतना पैसा ही नहीं होता, ये सच्चाई है। भारत सरकार ने इतना पैसा दिया, लगातार पैसा दिया, प्रेजेंट गवर्नमेंट में बिना मतलब खूब पैसे दिए गए, खूब इक्विपमेंट्स खरीदे गए, तो 2 साल 1 साल में जितने वहां पे सरेंडर्ड थे, जो मोटिवेटेड लोग थे, उनको फोर्स में लिया गया। आपको पता होगा कि एक महिला बटालियन छत्तीसगढ़ में बनाई गई है सीआरपीएफ की, जो कि लेडीज की है, उन्हीं इलाकों की है, जो बस्तर इलाकों ट्राइब्स की महिला बटालियन। ये सब जाके जब काम की इंटेलिजेंस आई है, फिर सारे तरफ से, और एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा काम हुआ कि नेटवर्किंग, सड़कें बनाना और मोबाइल टावर पे कम्युनिकेशन, ये 2 चीजें बहुत तेजी से बढ़ी। तो इन सब का मिला जुला परिणाम, क्योंकि केवल आप किसी को मार दीजिए, कोई सुविधा उसे मत दीजिए, तो वो समस्या का हल नहीं होगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जब उनको एक अल्टरनेटिव दिया जाएगा कि नहीं, डेवलपमेंट की चीजें हैं, आपको जाके कहीं और काम कर सकते हैं, आप मुख्य धारा में आ सकते हैं, तब उनका आपके ऊपर विश्वास होता है। वैसे भी जो ट्राइब्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो मेन लोगों पे ट्रस्ट बहुत लेट करते हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि जिस समय वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उस ट्रस्ट को हम उसको और डेवलप करें, और जिससे कि ये चीज हम लोग खत्म कर सकें। यही चीज झारखंड में भी है, यही चीज महाराष्ट्र में भी है, जो उसका लगा हुआ पार्ट है महाराष्ट्र का, यही आंध्रा और तेलंगाना में। तो जब तक एक सीमलेस ऑपरेशन नहीं होगा, हर फोर्स अगर अलग रहेंगी, स्टेट के पास इतना पैसा नहीं कि वो इतने आदमियों को भर्ती कर सके, और अगर स्टेट पुलिस का सेंट्रल पुलिस के साथ तालमेल नहीं होगा, तो ऑपरेशन कोई संभव नहीं है। जिस तरह से आपने सरेंडर पॉलिसी की बात की, और हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का जोर है कि और लोग और जो ऐसे नक्सली हैं वो आगे आए, हथियार डालें, पूरी कोशिश है कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, उसके पहले भी बड़ी संख्या में नक्सलवादियों ने समर्पण किया था। ऐसे में अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अब 2025 में 6 संख्या रह गई, 126 से घटकर मात्र 18 ऐसे जिले हैं जो अब प्रभावित रह गए हैं नक्सलवाद से, तो हम ये मानकर चले कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर होता हम देखेंगे, और इस ऑपरेशन के बाद खास तौर से जो कमर टूटी है नक्सलवाद की, उसके बाद हम देखेंगे आत्मसमर्पण करते हुए ज़्यादा लोगों को। बिल्कुल, आपका आत्मसमर्पण ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर। देखिए, वो कोई हमारे दुश्मन थोड़ी ना, वो हमारे ही बीच के हैं, किन्हीं कारणों से। मैं कारणों पे इस समय बहस करने का समय नहीं है, क्या है क्या नहीं, कौन सही कौन गलत, किन्हीं कारणों से एक दूसरी धारा में चले गए हैं। तो अगर घर का भूला हुआ, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो हम उसे स्वीकार करेंगे, बट ये शर्त है कि वो हथियार डाल दे, पहले हथियार डाले तब हम करेंगे। ये नहीं कि हथियार अपने पास रखे, फिर आ गया घर में बैठ के खाना का, फिर हथियार से हमारे ऊपर गोली चला। वरदा, आखिर में मैं चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना है, आतंकवाद पर प्रहार भी करना है, जो अब बिल्कुल खात्मे की ओर है। आगे की दिशा अब क्या लग रही है, खास तौर से जब हम जो बड़े तौर पर नक्सलवाद से प्रभावित राज्य रहे हैं, वहां के अगर इन रिमोट एरियाज की बात करें तो? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा पहले भी कि ट्रस्ट बिल्डिंग की प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन उसको लगातार चलाना पड़ेगा। लोकल लोगों को, लोकल पॉपुलस को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, उनको लगातार डेवलपमेंट के अवसर देते हुए आगे चलना पड़ेगा, मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, और ट्रस्ट बिल्डिंग का काम लगातार करना पड़ेगा। दूसरा ये है, जैसे हम प्रोग्राम के अंत में आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक कोट बताना चाहूंगी। उनका लास्ट स्पीच जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में,
तब उन्होंने कहा था, इफ वी वांट टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट merely इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast the constitutional methods of achieving our social and economic activities. It means we must abandon bloody methods of revolution. Unquote. तो ये बाबा साहेब अंबेडकर जी का लास्ट स्पीच में से कोटेशन है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हैं तो हमारे चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो मुद्दों को उठाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है। उसके लिए हथियार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लडी रेवोल्यूशन जैसे माओवाद में बताया गया है या जैसे वायलेंट रेवोल्यूशन लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म का स्वर रहा है, तो वो ब्लडी रेवोल्यूशन की, वायलेंट रेवोल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एंटी इंडिया है। और पर्टिकुलरली जो जय भीम लाल सलाम के नारे लगाते हुए हर आए दिन बाबा साहेब जी का नाम लेते हुए वायलेंस को परपेचुएट कर रहे हैं, उनको लिए तो ये बहुत ही जरूरी मैसेज है कि आपके जो भी डिमांड्स है, हम डेमोक्रेसी में है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत तगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर जी के देन से। तो वो हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कैसे हमारी मांगे रखें। ये प्रोसेस लंबा चलेगा तो हमें लगातार सतर्क भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो समय भी था जब लगातार मैं कहूँ कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जरिया है चुनाव, उसके बहिष्कार की बातें इन इलाकों में कही जाती थी, लेकिन अब बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर भी इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहे हैं और चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखा रहे हैं। तो जो जाहिर तौर पर जो सरकार की तरफ से प्रयास हैं और जो स्थानीय लोगों का एक तरह से के प्रयास हैं, वो सभी समन्वित होंगे और जो ये ऑपरेशन हुआ है इसके दूरगामी परिणाम होंगे, सकारात्मक परिणाम होंगे, इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरपी सिंह जी आपका, डॉक्टर मिश्रा आपका, वर्दा आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।